जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है और उस पर काम चल रहा है। शिक्षा नीति क्या है और शिक्षा नीति से आने वाले दिनों में पूरी शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सिस्टम कैसे चेंज होगा। नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन कुछ चेंजेस उसमें आ रहे हैं, जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में उसमें जो प्रावधान थे उसमें बदलाव हुए, तो अभी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें फेरबदल किया जाएगा। और कोई भी नीति अस्थायी नहीं होती है, समय परिवेश के हिसाब से बदलती रहती है। कानून के बात में जब हम आपके साथ चर्चा में होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दें जहाँ की आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है, और उससे आपको अवगत कराएं ताकि आप अपने हक के लिए आगे बढ़ सकें और लड़ सकें। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज उपस्थित हैं डीएवी स्कूल्स ग्रुप जो है उसके रीजनल डायरेक्टर एम के सिन्हा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दर्शकों को बताएं कि ये नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों आन पड़ी और क्या है ये नई शिक्षा नीति। ऐसा है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जी लोगों के उद्देश्य बदल जाते हैं और कभी कभी उद्देश्य की परिभाषाएं बदल जाती है। आज से 100 साल पहले जो मान्यता थी या 50 साल पहले जो मान्यता थी, आज वो नहीं है। और आज जो मान्यता है शायद 100 साल के बाद वो लागू ना हो। और इसीलिए समय समय पर हमारे सरकार के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है, उसे लागू की जाती है समय के डिमांड के अनुसार। पहली शिक्षा नीति 1968 में हुआ, उसके बाद कोठारी कमीशन जिसको कहते हैं हम लोग, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में हुआ था, जिसका संशोधन 92 में किया गया, 1992 में किया गया। अच्छा, राममूर्ति कमेटी जो थी। हाँ, राममूर्ति जी का। और अब कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना, जिसको 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति में जैसे पहले जो शैक्षणिक शिक्षा, इसको थोड़ा सा हम दर्शकों को समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम आपसे और आगे बढ़ाना चाहेंगे कि पहले डिजिटल दुनिया नहीं थी जी, और डिजिटल दुनिया के हिसाब से शिक्षा नीति नहीं थी। एक तो नया डिफरेंस हुआ 90s के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो जो डिजिटल दुनिया आई, डिजिटल दुनिया का प्रभाव जो दिखता था वो सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, जहाँ सॉफ्टवेयर की लोग पढ़ाई करते, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते, लेकिन थ्रू ओवरऑल वह लागू नहीं था वहाँ पर। एक तो यह भी है, दूसरे कि उसके अनुरूप टीचर को ट्रेन करना, जहाँ तक हमको बात समझ में आ रही है, उसके अनुरूप स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके अनुरूप नए सिलेबस बनाना। इसलिए कि इन दशकों में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जी हाँ, देश काल परिस्थिति सब बदला। तो यह भी कारण है क्या जिसकी वजह से कि ये डिजिटल दुनिया आने के बाद लगा कि नई शिक्षा नीति चाहिए। जी हाँ, और लोग अपने देश पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था। हाँ, उस शिक्षा नीति में ग्लोबलाइजेशन भी नहीं जुड़ा हुआ जी था। नहीं। अब ग्लोबलाइजेशन मस्ट है, उसके बगैर बात बनती नहीं है। जी, हाँ, इसको इसमें लागू किया गया है। जी, तो मैं बता रहा था कि जो अभी के पहले शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 योजना था। अब ये बदल करके 5+3+3+4 हो गया है। मतलब उसमें 12 साल की शिक्षा थी, 6 से लेकर के 18 तक, और आज अब है 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की। ये जो प्री प्राइमरी जोड़ा गया है, पहले 5 साल में स्कूल जाते थे, अब 3 साल में स्कूल जाएंगे। हाँ, और अब 5 साल में वो जो 3 साल वो, और उसके बाद प्रिपेरेटरी कहते हैं उसको, और उसके बाद 1-2 को, 3 हो गया 3-4-5, फिर 3 हो गया 6-7-8, और फिर हो गया 4 जो 9 से 12 तक किया गया है। अब जैसे इसमें आप जैसे डिजिटल की बात कहें तो इस बार क्लास 6 में ही कोडिंग को लागू किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन को लागू किया गया है।
ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे सक्षम हों। जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी, जैसे अभी बिग डेटा की बात है, मशीन लर्निंग की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, इससे जो लोगों में जो अकुशल कामगारों की जगह पर मशीन जगह ले रहा है, उसी तरह से दूसरा आने वाले समय में कंप्यूटर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का ज़्यादा हो रहा है और उसका डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये बदलाव नई शिक्षा नीति में किया गया है। क्लास 6 के लेवल पर कोडिंग और प्लस जो है वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या, ताकि वहीं पर बच्चा, यदि मान लीजिए किसी को कारपेंटिंग में है तो लोकल किसी कारपेंटर को बुला करके उसको दिया जाए, और किसी को जिस क्षेत्र में रुचि है उसके अनुसार उसको दिया जाए। ये किया गया उसमें। ये हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि यह तय कैसे होगा कि उसकी रुचि क्या है, इसलिए कि हमारे यहाँ पढ़ाई का ढंग ट्रेडिशनल है अभी तक। उस ट्रेडिशनल पढ़ाई में आम लोगों के दिमाग में है कि हमको साइंस ही पढ़ना है, जी हाँ, जी हाँ, और बायोलॉजी ही पढ़ना है, जी, है ना। उसके लिए जो करना हो करेंगे। बच्चा सक्षम है कि नहीं, बच्चा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी इच्छा है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई भी होती है, स्कूल भी उसके हिसाब से तय करते हैं। ठीक है, तुम मार्क्स लेकर के आए हो, चलो हम तुम्हारा एडमिशन ले लेते हैं, आगे तुमको क्या करना है नहीं करना तुम समझो, अपना कंपटीशन में जाओ। अब जो आप कह रहे हैं कि क्लास 6 के बाद चीज़ें बदलेगी वोकेशनल के लिए, तो कैसे तय होगा? जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से दुनिया के जो विकसित देश हैं वहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाता है, उसकी रुचि देखी जाती है, किस खिलौने को पकड़ता है, कैसे करता है। तो ये सारी व्यवस्था अपने स्कूल्सों में नहीं है। हो सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स, कुछ बड़े स्टार स्कूल्स हो उसमें हो, आपके स्कूल में हो सकता है। जो हमारी नज़र गई है वहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि वो कंप्यूटर देख रहा है तो कंप्यूटर में उसकी रुचि दिख रही है, बात समझ में आ रही है, वो ये देख रहा है, इरिगेशन देख रहा है, एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका है, तो उसके हिसाब से। तो कैसे करेंगे आप इसको शिक्षा? इसके लिए जैसे नई शिक्षा नीति जब बनी जी, तो एनसीईआरटी को दिया गया कि इसके लिए करिकुलम तैयार किए जाएंगे, टूल तैयार किए जाएंगे जी, और जिसके आधार पर हम बच्चे को एसेस कर पाएंगे कि क्या है। और पेरेंट और टीचर दोनों के बीच एक मीटिंग के साथ जो साझेदारी होती है, इससे एक ओपिनियन बनेगा कि बच्चे में जो रुझान है, जो पैशन है, उस ओर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए किया जाए। तो इसके लिए बनेगा भी, एनसीईआरटी के द्वारा अभी बन रहा है। जब ये पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा, तो फिर उसमें सारी बातें आएगी। थोड़ा सा एक इनपुट दे रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए। गांधी जी की एक बुनियादी शिक्षा थी। जी हाँ, हम लोग जो इन स्कूलों में पढ़े हुए हैं उसमें बागवानी करनी पड़ती थी, हस्तकर्म था, संगीत था, सारा कुछ जुड़ा हुआ था, और उसमें मार्क्स मिलते थे, जो मार्क्स जुड़ते थे, जो धीरे धीरे कालक्रम में खत्म होता चला गया। लगभग सभी स्कूलों में, गांधी जी के 1-2 स्कूलों को छोड़ दिए जो बुनियादी स्कूल के नाम से आज भी जाने जाते हैं, उन स्कूलों को छोड़ दिया, बाकी लगभग सब जगह ये खत्म हो गया। तो वो फिर से ऐड होगा क्या इस नई शिक्षा नीति में? जी, उस तरह की बात को फिर से लाई जाएगी। देखिए, गांधी जी की बात के, गांधी जी ने एजुकेशन की परिभाषा दिया था उन्होंने कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जी, बच्चे के संपूर्ण विकास जी को, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी तरह का विकास बच्चों में ये हो। और उसी को आधार, अब देखिए कि इसमें फिर इसको लागू किया जाएगा कि बच्चे के झुकान, ये आप बोल रहे हैं बड़ा कठिन है कि पेरेंट को समझाना कि बच्चे म्यूजिक के लिए है। अभी एक टीचर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बच्चे जो पढ़ाई में जैसे क्लास से निकल कर ना घूमते थे, हाथ पीछे करके घूमने लगते थे, तो पेरेंट भी तंग। तो जब वो काउंसलर के पास गया तो उनको पूछा, तो तुम्हें मन किस में लगता है? तो बोला कि म्यूजिक में। तो जब पेरेंट को बताया गया कि इसको म्यूजिक में आगे बढ़ने दीजिए, पेरेंट बड़ा हुए, लोग क्या कहेगा? सबसे जो बड़ी बात है ना सर, उसमें आते हैं लोग क्या कहेगा, मेरा बेटा इंजीनियर का बेटा वो म्यूजिक बनेगा। लेकिन वो बच्चा आज म्यूजिक में एक्सेल कर रहा है। एक और हम नाम नहीं लेंगे कि हमारे स्टूडेंट थे, उनके फादर ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो बच्चे को आर्ट में बड़ा शौक था, क्लास 6 से ही। और आप सोचिए कि नेशनल और इंटरनेशनल पर कई सर्टिफिकेट उसको मिला। अब जब +2 के बाद हुआ तो उसने जिद किया कि हम तो आर्ट्स में जाएंगे, आर्ट्स फैकल्टी में जाएंगे। अब उसको लगा कि भाई इसमें जाएगा तो आगे, हम तो सोचे थे कंपटीशन करेगा, ये करेगा। उन्होंने कई राउंड, हमारे से बात हुई 2-3 राउंड, हमने कहा जाने दीजिए इसको, और उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है उसका। तो कह रहे हैं का मतलब ये थोड़ा सा पेरेंट को भी और टीचर को भी इसमें करना पड़ेगा।
और उस पैशन को बच्चे के साथ मिल करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक और चीज़ हमको लगता है कि अगर हम देखें जो हमारा दिमाग बना हुआ है कि सब चाहता है कि हमारा बेटा ब्यूरोक्रेट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट अगर बन जाएगा तो बाकी काम कौन करेगा? जी, और ये संभव ही नहीं है। पांचों उंगलियां अगर बराबर होती तो शायद हमारा कौर नहीं बनता। अगर हम खाने के लिए कौर उठाते तो नहीं बनता। पांचों उंगलियां इसीलिए अलग अलग हैं ताकि हमारा कौर बन सके, है ना? तो वही हम कह रहे हैं कि अगर उसकी रुचि है, हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति, आज कारपेंट्री की जो मांग है बेस्ट फर्नीचर्स के लिए, जो इलेक्ट्रीशियन की मांग है, आप इंजीनियरिंग में जो भेजते हैं तो वो तो पढ़ाता है कारपेंट्री, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ता है, हम लोग भी पढ़े बीएड में। तो ये सब चीज़ जो है अगर आप नहीं समझेगी, पब्लिक गार्जियंस नहीं समझेंगे, बच्चे नहीं समझेंगे, जो एक डिमांड बना हुआ है बाजार में। अभी देखिए कि MBA किए हुए लोगों की भरमार है, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। इंजीनियरिंग किए हुए लोगों की भरमार है, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। मारे घूम रहे सर्टिफिकेट दे करके। अगर उनकी रुचि के हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की होती तो उसमें स्किल डेवलप होता, कहीं ना कहीं उनको जगह मिलती। लोगों को जो अभी बता रहे हैं कि इंजीनियर की, सही इंजीनियर को कम ये पैसे मिलते हैं। देखिए, लोगों के माइंडसेट है ऐसा, हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे। आज कहते हैं ना बेरोजगारी है, कई दूसरे एंगल से देखिए कि यदि आपको कोई प्लम्बर खोजना पड़े, कोई इलेक्ट्रीशियन खोजना नहीं पड़े, मिलता है, कारपेंटर खोजना पड़े, तो हम कहाँ जाते हैं? अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाके, क्योंकि वो अच्छा है। तो सर कहते हैं कि पीपल आर द एसेट टू द सोसाइटी, नहीं गुड पीपल, स्किल पीपल आर द एसेट टू द सोसाइटी। यदि वो अच्छे डॉक्टर हैं, हम लोग लाइन लगाए हुए रहते थे। कोई अच्छे प्लम्बर, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एक जो नीचे लगाता है टाइल्स, उसको देखिए जो अच्छा शहर में आ गया, लोग सब उसी को खोजता है। तो ये जो होना चाहिए, जो क्योंकि उसका पैशन है, उसका झुकाव है, उसी में उसने अपना अनुभव प्राप्त किया है, तो वैसे करने से ये होगा। ये लागू, अब जो नई शिक्षा नीति आई है, सबसे बड़ा चैलेंज है उसको सही ढंग से लागू किया जाए, उसके लिए पाठ्यक्रम बना जाए और उसमें ये आएगा। और इसमें पेरेंट और टीचर्स दोनों मिल करके बच्चे के रुचि को देख करके तो हम लोग आगे करें, तो शायद हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। हायर एजुकेशन में अगर जाएं तो हायर एजुकेशन में ये है कि आप शिफ्ट हो सकते हैं सब्जेक्ट के मामले में। जो सब्जेक्ट आपने लिया, साइंस से आर्ट्स में जा सकते हैं, अपना पेपर बदल सकते हैं। क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कोई? देखिए सर, ऐसा उसे जैसे ये 9 to 12 में किया गया है कि पहले हम 10 का एग्ज़ाम होता था, उसके आधार पर हम साइंस देते थे, कॉमर्स देते थे, आर्ट्स देते थे। अब ऐसा कहा गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, कोई और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के अकाउंटेंसी भी ला सकता है। ऐसा इसलिए कि कल को अगर उसके दिमाग में है कि उस फील्ड में बनाना, और अभी जिस सब्जेक्ट में उसका रुचि है उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। तो ये सोच करके बनाया गया कि ये जो बार है हमारे पास स्ट्रीम का, उसको आने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको चेंज किया गया है कि बच्चे का अगर रुझान फिजिक्स के साथ हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, वो SST में, तो उसको भी एक पेपर रख सकता है वो। 90 के बाद या 90 के पहले थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की दुनिया आई जी, जिसमें विशेषज्ञता, और ख़ास करके मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग साइंस में या कंप्यूटर साइंस में, ये कि इसमें ये एक्सपर्ट हैं और बाकी चीज़ों में जीरो हैं। अगर वो बंद हो गया तो जीरो हो गया। मुझे याद है, फिर गांधी जी को मैं कोट कर रहा हूँ, गांधी जी ने कहा था कि चिकित्सा विज्ञान जो है वह आधा अधूरा है, इसलिए कि आँख के डॉक्टर को यह नहीं पता है कि आँख में किस वजह से, शरीर में कौन सा गड़बड़ी की वजह से आँख में गड़बड़ी हो रही है। वो आँख ही जानता है और आँख ही में एक्सपर्टी है उसका, वो आँख ही देखेगा। दांत के डॉक्टर को दांत में, दांत किस वजह से, मैदा में गड़बड़ी होने की वजह से या दूसरी वजह से, वो तो ये संपूर्णता में नहीं है कि एक डॉक्टर पूरे शरीर के बारे में जानता हो और शरीर विज्ञान के बारे में इतनी जानकारी उसको हो कि उसके हिसाब से इलाज कर सके। तो पूरा चिकित्सा व्यवस्था बदलने की बात उन्होंने की थी और उनको इस मौजूदा व्यवस्था को डिनाई किया था। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्पेशलाइजेशन को रोक करके आप में संपूर्णता हो, आप प्लम्बरी भी जाने, खोजने की जरूरत नहीं पड़े, कारपेंटरी भी जाने, इलेक्ट्रीशियन का भी छोटा मोटा काम जाने। आपने बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली है, क्या है भाई, तो आपने वो क्या नाम है मशीन टूल्स में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, लेकिन कहा जाता है कि भाई देखिए ना, घर में थोड़ा सा स्कूटी खराब हो गया, स्कूटर खराब हो गया, तो पता नहीं, अब तो मैकेनिक को बुला लो, मिस्त्री को बुला लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बल्ब को फ्यूज नहीं बना सकता।
तो ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें इससे फर्क पड़ेगा कुछ क्या? हाँ, पड़ेगा। जैसे हम अपनी पढ़ाई से हम फिर जोड़ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग ये सारा कुछ सिखाया जाता था, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, तो वो जो बुनियादी शिक्षा है उसको ये जोड़ रहा है क्या, फिर नए सिरे से उसको ऐड कर रहा है? इसको थोड़ा सा और मैं कहूँगा, सभी जानते हैं ज्ञान को सिर्फ एक तरफ हम ले जा रहे हैं। हम पढ़ते थे ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनयशीलता आती है, विनयशीलता से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता से हम धन का अर्जन करते हैं, धन से धर्म का काम करते हैं, और धर्म से हम सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। आज जो है सीधे कहते हैं विद्या को जोड़े कि विद्या ऐसा प्रोफेशनल पढ़ो कि बस 4 साल के बाद नौकरी लगे, डायरेक्ट धन कमाने के बाद बीच में सारा ये चला जाता है, वो धर्म का सारा कुछ गौण हो जाता है, सिर्फ पैसा कमाना है। ये जो अभी जैसे उदाहरण दिया जा रहा था कि मान लीजिए कि एक आदमी को कारण जानना चाहिए कि अगर आंख में प्रॉब्लम है तो है कौन, संपूर्ण उसको ज्ञान होना चाहिए बॉडी का, और तब मेरे ख्याल से सही इलाज होने में डॉक्टर आसानी से कर सकते हैं। तो ये शिक्षा में भी है। अभी जो आने वाले समय में आपने कहा कि मुझे जहाँ तक ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा कि आप डॉक्टरी में पहले था कि एमबीबीएस डॉक्टर हो या आई का डॉक्टर हो, उसको भी आउटडोर में बैठाया जाता था, सामान्य आउटडोर ओपीडी में आप बैठिए, बैठ करके मरीजों का इलाज करिए, ताकि आपका यह ज्ञान संपूर्णता में बना रहे। फिर बाद में नहीं, आई वाला आई ओपीडी में ही बैठेगा, सर्जरी वाला सर्जरी ओपीडी में ही बैठेगा, मेडिसिन वाला मेडिसिन ओपीडी में बैठेगा, ऑर्थो वाला सिर्फ। तो ये जो है नए सिरे से चीज़ों को बदलने में जो आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। कैसे होगा, नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट बना देने से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलने पड़ेंगे पूरे के पूरे। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करना पड़ेगा, टीचर्स के जो क्षमता को और आपका जो क्वालिफिकेशन है मेडिकल करने का, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। अभी एक मैं खबर देख रहा था कि एक वो क्या नाम है, 65 या 70 साल के बैंक कर्मी थे, रिटायरमेंट के बाद एमबीबीएस में उन्होंने ओडिशा में ज्वाइन किया, इसलिए कि उसमें बदलाव आया कि अब उम्र नहीं बाधा बनेगी, अगर आप पास कर जाते हैं तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। उनका शौक था तो एमबीबीएस करने चले गए। जी, तो ये सब देखिए, मैं कहा कि इसमें टीचर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। नहीं, इसमें ये चीज़ बताइए, भारतीय परिवेश के मुताबिक यह जो चेंजेस हो रहा है, नई शिक्षा नीति आ रही है, वो विदेशों से हमने जो सीखा है, विदेशों में जो देखा है उसके अनुरूप चेंज करना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के अनुरूप दुनिया बनाना चाहते हैं, या भारतीय परिवेश के अनुरूप नई शिक्षा नीति नए सिरे से बनाने की कोशिश की जा रही है? सर, दोनों है। अब तो ग्लोबलाइजेशन का एज है, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, हमारे बच्चे सभी देश में जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को भी जड़ में रखते हुए शिक्षा का, जैसे 1992 में यूनेस्को ने कहा था कि एजुकेशन इज टू बी रूटेड टू आवर कल्चर एंड कमिटेड टू आवर प्रोग्रेस। शिक्षा की जड़ें हमारे संस्कृति में होनी चाहिए और विकास के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो हम अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति तो जरूर ले चलें। शिक्षा एक साधन है जो मानव को बाकी जीवों से अलग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते भी हैं हम लोग। तो ये जो शिक्षा है, जो अभी शिक्षा नीति के तरह, इसको संशोधन करने की कोशिश किया गया है, संशोधन किया गया है कि हम बच्चे को आज के परिस्थिति में, जैसे देखिए कहते हैं ना कि 2000 आने वाले 10 सालों में हमारा देश युवाओं का देश होगा, तो उस युवाओं को जो जिस पर देश का भविष्य निर्भर करेगा, उसको हम कैसे संभालें, जो हमारे न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल में जाकर करके वो अच्छा करे। तो इसके ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को डेवलप किया गया है। एनसीईआरटी के अलावा और कौन लोग जुड़ेंगे इन चीज़ों को ठीक करने में? एक तो हमको लगता है कि पूरा स्कूल सिस्टम जो अभी बना हुआ है, कॉलेज सिस्टम जो बना हुआ है, जो पैटर्नल परंपरागत तरीके से है, वो पूरा का पूरा बदलाव होगा, इसलिए कि सारे सब कुछ चाहिए वहाँ पर, बिना उसके बात बनती नहीं है। तो कौन? देखिए, पूरा बदलाव तो है ना, हम लोग जैसे ना 10+2 कर रहे हैं, हम लोग 1 से लेकर के 12 करते थे। आज 3 साल प्रियर एजुकेशन, प्री प्राइमरी को, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को जोड़ दिया गया है। तो कोई इस चीज़ में नहीं है कोई चेंज, ठीक है ना। अब हमारे ये जो लागू किया गया है बीच बीच में, जैसे मेजर चेंज है, क्लास 6 के बाद कोडिंग होगा, व्यावसायिक शिक्षा होगा, 9 के बाद बच्चों को ये फ्रीडम होगा, कोई स्ट्रीम में कोई भी सब्जेक्ट रख करके आगे कर सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में वो भी उसमें ध्यान रखा गया कि यदि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अच्छा है और बीच में उनको हो कि चेंज करके वो कर सकता है। अब जैसे हायर एजुकेशन में देखें तो उसमें भी प्रावधान दिया गया है कि बीच में अगर कोर्स है दूसरा भी कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ जो दिया गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है।
नई शिक्षा नीति में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत मोटी शिक्षा नीति की किताब है, तो उस पर हमने चर्चा ये नहीं की कि आपके लिए बहुत मायने वो रखता नहीं है। आपके लिए जितना मायने रखता है उस पर हमने किया। आप भी अपने माइंडसेट को बदलिए, अपने बच्चों को उसके अनुरूप ढलने दीजिए और बच्चों की इच्छा, बच्चों की रुचि के हिसाब से उसको ट्रेड चुनने दीजिए, सब्जेक्ट चुनने दीजिए, ताकि वो अपने फील्ड में सर्वोत्तम हो सके, बेहतर बन सके। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।